तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड देखा जाए तो जो ये सीक्वेंस में चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे, उसमें ये हमारा लास्ट चैप्टर बनेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स। और इसमें हम लोगों के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो रोटेशन वाला चैप्टर है, ये अभी तक की जो चैप्टर्स है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है और क्या क्या नई बातें आएंगी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो वो मोशन कितने टाइप का हो सकता है। मतलब कोई भी एक रिजिड बॉडी कितने टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला है प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन, कोई बताएगा कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर ट्रांसलेशन मोशन? जिसमें बॉडी अपनी एक्सिस का अराउंड रोटेट नहीं होती है, सिर्फ लीनियर डिस्टेंस कवर हो। मतलब क्या प्योर ट्रांसलेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन है? नहीं स्ट्रेट लाइनिंग है। हाँ, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही हो प्योर ट्रांसलेशन। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी हो सकता है। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है पूछने का कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन का फिर मतलब क्या निकला? कौन सा मोशन है जिसको हम लोग प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोल सकते हैं? जैसे देखो, ध्यान से समझ लो, जिसमें मैंने कोई भी रिजिड बॉडी ली है। अच्छा, रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्सेस लगेंगे तो उस बॉडी का शेप वेप चेंज नहीं होगा, तब हम उसको रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये रिजिड बॉडी है, और अगर ये रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन करने का क्या सिग्निफिकेंस है? तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन को अगर हम टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करें तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी और उन सारे पॉइंट्स का एक्सीलरेशन किसी भी मूवमेंट पे सेम होना चाहिए। अभी तक क्या था, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम सारी की सारी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते थे। हमने कभी भी इस बात पे चर्चा नहीं की कि बॉडी का शेप क्या है, बॉडी सर्कुलर है या बॉडी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसके पहले तक जितने भी मोशन थे, जो भी हमने पढ़ा है इसके पहले, वो सभी का सभी जो है वो प्योर ट्रांसलेशन कैटेगरी में आ रहा था। यानी बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही हो। बॉडी किसी कर्व पे भी चल सकती है। जैसे मैंने ये एक डॉटेड डायग्राम बनाया है, सपोज ये एक पेंसिल है, तो पेंसिल ही एक तरह से क्या है, ये एक रिजिड बॉडी हो गई। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो अगर हम इसको वर्टिकल रखते हैं, समझना ध्यान से, इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं करें, अलाइनमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं, और इसको कैसे भी हम मूव करें पूरे स्पेस में, किसी भी कर्व पे मूव करें, तो इसका जो मोशन है वो प्योर ट्रांसलेशन होगा। थोड़ा ध्यान से दिमाग में बिठाना, इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका वेलोसिटी सेम होगा, प्रोवाइडेड कि हम इसको मोड़ते नहीं है, टिल्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो उस मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो लिखते भी जाओ और डायग्राम भी ड्रॉ करते जाओ, और इसमें लिख देंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन of each point is same on a rigid body. Velocity and acceleration of each point is same on a rigid body. बोलिए। क्लियर है ये बात? तो अभी अगर हमको बॉडी इस तरह से नजर आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के बाद बॉडी हमको इस पोजीशन पे नजर आए। तो ये जो पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी बदल गई, पॉइंट बी है इसकी भी बदल गई, और जो पॉइंट सी है इसकी भी बदल गई, लेकिन इन तीनों की वेलोसिटी सेम है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी हर समय चेंज हो सकती है, लेकिन सबकी एक साथ चेंज होगी। बोलो।
तो क्लियर है व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन, या कुछ डाउट है तो पूछिए। अगला है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन का कोई एग्जांपल बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में, क्यों भाई? प्योर ट्रांसलेशन मोशन का कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में? हम्म हम्म सर मूविंग ये कार बोलो। रूट क्या स्ट्रेट बोल रहे हो? बढ़ता है। देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज कोई कार ही है, तो उस कार की जो बॉडी है, अगर कार वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उस कार की बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो पॉइंट डोर पे हो या बोनट पे हो या विंड स्क्रीन पे हो या रियर में हो, उस हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा अगर वो कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है। होगा या नहीं होगा ऐसा? ऑल दो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर कार मुड़ने लगी तो फिर क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो मुड़ने वाला केस हटा दें अगर, केवल कैसे सर? सर मुड़ने पर कैसे अलग हो जाएगी अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी? थोड़ा ध्यान से सोचा करो, मुझको तुम तुरंत टोक देते हो बीच में ना, पूरा रिदम ब्रेक कर देते हो। थोड़ा खुद भी सोचो दिमाग से, थोड़ा दिमाग लेके आए हो, थोड़ा पैदा हुए हो दिमाग लेके, तो थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मेरी बात को सोचो तो थोड़ी देर। फट से डाउट पूछ दिया सर कैसे, अब कैसे सर कैसे बताएं बताओ? कार तो लेके आएंगे नहीं तुम्हारे सामने। सोचो थोड़ा ध्यान से। या जैसे कोई टेबल रखी हुई है रूम पे, हम उस टेबल को विदाउट रोटेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर खिसका रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टेबल के ऊपर भी जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी पे होंगे। बोलिए, ये बात विजुअलाइज हो रही है क्यों भाई? यस सर। सर आपने कार का एग्जांपल दिया, कार के टायर्स प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहे होंगे। मैंने कार की बॉडी की बात की है, कार की बॉडी के बारे में केवल कह रहे हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। टायर तो फिर रोटेट कर ही रहे हैं ना। प्योर रोटेशन हम कब बोलते हैं? प्योर रोटेशन में बोल सकते हैं इसमें एक तो different points will have different velocities and accelerations। पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये बोलेंगे when body is hinged about a point, when body is hinged about a point, then each point will follow a circular path, each point will follow a circular path। इसका कोई एग्जांपल बताएगा? और हिंज का क्या मतलब है, ये डाउट तो नहीं है या क्लियर है? हिंज का क्या मतलब है? हिंज का मतलब ये है कि बॉडी को हमने उस पॉइंट पे हिंज कर दिया है, तो उस पॉइंट के अबाउट, जैसे इस तरह से हिंज कर दिया है, तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो सकती है। मतलब वो पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, वो एक फिक्स पॉइंट हो गया है। वो पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, वो फिक्स पॉइंट हो गया है, और उस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है। तो कोई एग्जांपल प्योर रोटेशन का? वर्ल्डिंग ऑफ स्टोन टाइड विद द थ्रेड। नहीं, स्टोन देखो बहुत छोटा पार्टिकल हो गया। सर डोर को हम लोग बंद करते हैं। डोर का मोशन देखो ना, सबसे पहले डोर जो है तुम्हारे सामने घर में लगा हुआ है, उस डोर का जो मोशन है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो जो डोर की एक साइड है, उस साइड के अबाउट वो डोर हिंज्ड है, और वो पूरा का पूरा डोर जो है वो रोटेट हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करके ये बताओ, क्या डोर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ बताओ। डोर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे यस सर। वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने जैसे ये कोई भी एक रैंडम बॉडी बना दी है और ये वो हिंज्ड पॉइंट हो गया, ऐसे क्रॉस करके बनाया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे वहां पे मैंने कोई नेल लगाया हुआ है, कोई कील वहां पे लगा दी है, और उसके अबाउट वो बॉडी घूम सकती है। तो अगर ये बॉडी घूम रही है तो इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और उस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो हिंज पॉइंट बनेगा। देखो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बॉडी जैसे रोटेट कर रही है ना, तो क्या ए और बी की वेलोसिटी सेम होगी? क्यों भाई, क्या नो आप सर। और बी की वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी ना। तो बॉडी जब ले रही है तो जो बाहर की तरफ पॉइंट पड़ेंगे, जो दूर होंगे एक्सिस से, उनकी वेलोसिटी अंदर वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ डोर, और कोई एग्जांपल? और सर फिजेट स्पिनर। सीलिंग फैन बोल सकते हैं, सीलिंग फैन। यस Yes, सर। sir. और सर इसी तरह जब कार रोटेट करेगी तो उसको भी ले सकते हैं, जब हाँ। कहीं पर मुड़ रही होगी कार। हाँ Yes. ठीक है, तो ये तो हो गया प्योर रोटेशन। और तीसरे टाइप का जो मोशन है विच इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन सर कंबाइंड। हाँ बोलिए बोलिए। सर कार सर्कुलर मोशन में जैसे बोला तो सर क्या प्योर रोटेशन होगा वो? नहीं, प्योर रोटेशन नहीं होगा, वो जनरल मोशन में आएगा, जो हमारा थर्ड टाइप का मोशन जिसको मैंने लिखा है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और इसको हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में जनरल मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर मोशन जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो जनरल मोशन ही है ज्यादातर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, जैसे कि प्योर रोटेशन में था, डिफरेंट पॉइंट्स में हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, और बॉडी जो है वो आगे भी बढ़ रही होगी और आगे बढ़ने के साथ साथ बॉडी जो है वो रोटेट भी हो रही है। तुम ऐसे सोचो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर दिया है, तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करने का मतलब यही है कि डिफरेंट पॉइंट्स हैव different velocities and acceleration, different points will have different velocities and accelerations। ठीक है, और बॉडी का जो मोशन है इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन मोशन। ये भी बोल सकते हैं इसमें मोशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बताओ एग्जाम्पल, तो इसके तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। रोलिंग ऑफ बॉल। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ। क्यों भाई, मोशन ऑफ अर्थ कौन सी कैटेगरी में आएगा? कंबाइंड है या नहीं है, बताओ, इस बात से एग्री करते हो ना? अर्थ अपने Yes, sir. पे रोटेट भी हो रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है, और अर्थ एज अ होल सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है। तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो रिवॉल्व हो रही है ना वो ट्रांसलेशन है, और जो रोटेट हो रही है वो प्योर रोटेशन है। तो दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी जितने मोशन है हमारे आसपास जो भी हो रहे हैं वो कंबाइंड कैटेगरी के ही है। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो यही है कि हम ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से टाइप का मोशन है, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को सही से अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला काम तो यही है कि कोई भी मोशन जो हमारे आसपास हो रहा है उसको हम ठीक तरह से विजुलाइज करके डिसाइड कर पाए कि वो ट्रांसलेशन है, वो रोटेशन है, या वो कंबाइंड है। ट्रांसलेशन के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा मास हम लोग सिंगल पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं, बट ये बात सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन में वैलिड है। मतलब कि नाउ ऑनवर्ड अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमको जो स्टडी करना है वो रोटेशन और कंबाइंड मोशन है।
अभी तक जो करते आ रहे थे वो कौन सा मोशन था? वो प्योर ट्रांसलेशन था। बताइए, इतनी बात क्लियर है? हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मोशंस। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ टायर, कार का टायर हो या कोई भी साइकिल का टायर हो, मोशन ऑफ अ टायर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल हैं। कोई रॉड है, उसको हम हवा में फेंक दें तो उसका मोशन कैसे होगा? जैसे पेन ही है, पेन को तुम हवा में थ्रो करो तो उसका मोशन कैसे होगा? बताओगे क्यों भाई? कोई भी पेन तुमने हवा में फेंक दिया, ठीक है, तो उसका मोशन कैसे होगा? तो उस पेन में क्या होगा, उस पेन का जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से सुनना, उस पेन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, करेगा। लेकिन वो जो पेन है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी करेगा, तो एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा। क्लियर है? बताओ यहां तक जो बातें हुई हैं, नोट कर लिया ना? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ अ रिजिड बॉडी। एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। एंगुलर स्पीड से क्या मतलब है? देखो, कोई भी रिजिड बॉडी हो, समझना, उस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम कोई भी एक लाइन बना दें, एक लाइन खींच दें उसके ऊपर, ए बी लाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो ए बी लाइन है और एक हम रेफरेंस लाइन ले लें, समझना, तो रेफरेंस लाइन से उस लाइन का जो एंगल है, अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, समझना ध्यान से, अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशन है। और अगर ये एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर रोटेशन है। रोटेशन है तो वो प्योर रोटेशन भी हो सकता है और वो कंबाइंड मोशन भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो जो एंगुलर स्पीड डिफाइन करते हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड इसी एंगल थीटा से डिफाइन करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल between rate of change of angle between a fixed line on body and a reference line, and the reference line is angular speed of rigid body, is angular speed of rigid body, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और ये जो ओमेगा आएगा इसका यूनिट वही बनेगा, क्या यूनिट बनेगा इसका? रेडियन पर सेकेंड। बोलो। रिजिड बॉडी से मतलब ये है, रिजिड बॉडी के बारे में भी लिख देना, रिजिड बॉडी मीन्स सेपरेशन between any 2 points, separation between any 2 points on rigid body is constant। मतलब कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिजिड बॉडी में चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, तभी हम उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। मतलब रबर का जो बॉल है उसको रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बताना कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और वो ये कि एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी इज सेम with respect to any point in space and on body itself. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? क्यों भाई, इस लाइन का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर हम बॉडी का एंगुलर स्पीड मेजर करना चाह रहे हैं तो उस एंगुलर स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पेस में किसी पॉइंट पे फिक्स हो सकते हैं। तो स्पेस में कोई भी पॉइंट पे अगर हम फिक्स हो तो जो रेट ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा मिलेगा वो हमको सेम मिलेगा। इवन अगर हम बॉडी के ऊपर भी बैठ जाएं तो भी हमें जो एंगल का रेट ऑफ चेंज मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसे मान लो कि घरों में डोर है, तुम्हारे दिख रहा है डोर, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि डोर सपोज क्लोज है और उस डोर को मैं ओपन कर दूं, ठीक है, तो बताओगे कि कितना एंगल कवर हुआ? क्यों भाई, डोर क्लोज है और डोर को मैंने ओपन किया तो एंगल कितना कवर हुआ? 90। क्या 90 डिग्री कवर हुआ? ये बताओ। अब लेट्स ये काम मान लो 1 सेकेंड में हुआ तो उसका एंगुलर स्पीड क्या बनेगा? एंगुलर स्पीड सीधे सीधे बोलेंगे एंगल कवर्ड, कितना एंगल घूमा अपॉन टाइम। तो 5/2 जो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू स्पेस में किसी भी पॉइंट से सेम आएगी। मतलब तुम कमरे में अंदर बैठे हो तो भी तुम्हें यही नजर आएगा, कमरे के बाहर हो तो भी तुम्हें यही नजर आएगा। मतलब वो जो π/2 वाली बात है, क्या वो सेम नहीं होगी हर एक केस में? इवन तुम दरवाजे पे ही बैठ जाओ और दरवाजे के साथ साथ घूम जाओ तो भी तुम्हें यही लगेगा ना कि नहीं, जो एंगल टर्न हुआ है दैट एंगल टर्न इज 90 डिग्री ओनली। तो एंगुलर स्पीड जो रिजिड बॉडी की है वो बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट और स्पेस में किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम होगी। ये बात थोड़ा दिमाग में रखना। क्लियर है ये बात? बताओ। अगर उस पॉइंट के पास जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी खुद की एंगुलर स्पीड है तो चेंज हो जाएगी? नहीं, वो मैंने अभी फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, मैंने उस पॉइंट को फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, उसको मैंने नहीं घुमाया हुआ है। ठीक है सर, यस सर। ठीक है ना, मैंने इसीलिए लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इन स्पेस एंड ऑन बॉडी इटसेल्फ। ठीक है। सेकंड पॉइंट में, जैसे मैंने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, जैसे सपोज ये मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी लिया है, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट ए इधर की तरफ जा रहा है वीए स्पीड से और ये वीए स्पीड इधर से अल्फा एंगल पे है, और पॉइंट बी इधर जा रहा है वीबी स्पीड से और ये इनके बीच में एंगल बीटा है और ये डिस्टेंस इनका डी है। तो बताओगे कि रिजिड बॉडी की कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो क्या वीए वीबी अल्फा बीटा में कोई रिलेशन होना चाहिए? बताओ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर रिजिड बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फॉर रिजिड बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच between any 2 points will be 0। मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स ना तो कभी एक दूसरे के पास आएंगे और ना ही कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब ये बताओ कि जैसे ए है, ए पॉइंट बी से दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? तो ये दूर जा रहा है वीए कॉस अल्फा से, देखो। और बी पॉइंट ए की तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? तो ये जा रहा है वीबी कॉस बीटा से। तो अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बोलो।
हेंस VA Yes, sir. अल्फा मस्ट बी इक्वल टू VB cos बीटा। इस लाइन को लिखने में किसी को डाउट है? बताओ ऐसा क्यों है? तो बोलिए। बॉडी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो, वो ना तो कभी एक दूसरे के पास आने वाले हैं और ना ही कभी एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग सेम होनी चाहिए। और इसी बात को मैंने अदर वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी जीरो। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए इनके अलोंग वाले कंपोनेंट। अब ये बताओगे कि ये जो बॉडी रोटेट हो रही है वो इनके कौन से कंपोनेंट्स की वजह से हो रही है? इधर है VA साइन अल्फा और इधर है VB साइन बीटा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो रोटेशन है वो रोटेशन इनके साइन वाले कंपोनेंट्स की वजह से है। क्यों भाई? तो कितना एंगल रोटेट होगा इस केस में? क्यों भाई? ओमेगा। तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं VA साइन अल्फा प्लस VB साइन बीटा एंड डिवाइडेड बाई D। ये कैसे लिखा बताओ? क्लियर है क्या ये भी? ये जो लाइन है मैंने ये लिखा है कि ये जो लाइन बनाई है D लेंथ की, ये लाइन कितना एंगल रोटेट हो रही है। तो इस लाइन के रोटेशन के लिए कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? कॉस वाले रिस्पॉन्सिबल है या साइन वाले? तो लाइन के रोटेशन के लिए तुम ध्यान से बता पाओगे कि साइन वाले कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्योंकि दोनों कंपोनेंट अपोजिट है तो ओमेगा में दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो तो पॉइंट ए भी उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और पॉइंट बी भी उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों का मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर है या नहीं बताओ? सर हाँ बोलिए। सर जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखाया है इससे तो ये पता चल रहा है कि एंगुलर स्पीड फ्रेम पे डिपेंड भी नहीं करती, हाँ, एंगुलर स्पीड फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन सर एंगुलर पोजीशन तो करती है। तो वो पार्टिकल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये रिजिड बॉडी के लिए। अब पार्टिकल की डेफिनेशन नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी दोनों में बहुत फर्क है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी है। तो उसमें हम लोग ने सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट पे सब। वो पहले वाली बात सिर्फ पार्टिकल के लिए वैलिड थी। ठीक है सर। सर जैसे सर आपने बताया सर किसी दरवाजे पर बैठ के सर एंगुलर मोशन में सर दरवाजे के, तो सर एंगुलर वेलोसिटी सर विद रिस्पेक्ट टू रोड जीरो तो होगा ना? एंगल कवर्ड से ही निकलेगा हमेशा। तो दरवाजा जब खुला तो एंगल कवर्ड कितना हुआ? तुमने दरवाजे के ऊपर एक लाइन बनाई तो वो लाइन कितना एंगल रोटेट हुई बताओ? सर लेकिन हम लोग को तो फील नहीं होगा ना अगर बैठे हैं डोर के ऊपर कि दरवाजा रोटेट हुआ। जो है उसका डेफिनेशन अगर तुम एग्जैक्टली अप्लाई करोगे तो फील होगा। इससे अच्छा क्या एग्जांपल दूं कि क्या तुमको दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आएगा क्या? ये बताओ। तुम कह रहे हो फील ही नहीं हो रहा, इससे अच्छा क्या एग्जांपल होगा? बोलो। मान लो सर अगर हम वो फिक्स पॉइंट मतलब डोर पे ले ही ना, जिसे आपने कहा अलग भी ले सकते हैं कहीं पे, तब कैसा दिखेगा? तुम ऐसे मत सोचो, तुम बार बार जो है डोर को पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो। और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, डोर पसंद नहीं आया तो सीलिंग फैन है मान लो। सीलिंग फैन को हमने स्विच ऑफ कर दिया और मान लेते हैं कि सीलिंग फैन रुकते रुकते जो है उसने 10 चक्कर लगाए। 10 चक्कर लगाने के बाद वो रुक गया। तो ये जो 10 चक्कर लगाए हैं, ये तुम 10 की जो काउंटिंग है, क्या ये फैन के रिस्पेक्ट में सेम नहीं होगी? तुम फैन के ब्लेड पे कहीं बैठ जाओ और फैन की किसी और पॉइंट को ऑब्जर्व करो, तो तुमको पॉइंट घूमते हुए नजर नहीं आएगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में? सर हम दोनों सर हमारा फैन के दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो सेम होगा, तो सर कैसे घूमते हुए नजर आएगा? वो जो लाइन है वो रोटेट होगी या नहीं होगी ये बताओ? स्पेस के रिस्पेक्ट में वो लाइन रोटेट होगी? ये जो लाइन मैंने बनाई है रेफरेंस लाइन, ये तो बनाओगे ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा? कोई एक फिक्स लाइन बनाओगे तो उस फिक्स लाइन से तुम्हारी वो जो लाइन है उसका एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस सर।
ठीक है ना? सपोज मैंने ये जो एग्जांपल ऊपर बनाया था उसमें हमने VA और VB एक तरफ ले लिए थे। अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल ऐसे बोल सकते हैं जैसे मान लो पॉइंट A है और पॉइंट B है। तो एक और तरीका है इसको निकालने का। मान लेते हैं कि पॉइंट A की जो वेलोसिटी है वो VA है, वेक्टर फॉर्म में है, और पॉइंट B की जो वेलोसिटी है वो VB है, वेक्टर फॉर्म में। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अब एक काम करो, अब एक काम करते हैं, हम बॉडी के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा मुझे तुम ये बताओ कि जब हम बॉडी पे बैठ जाएंगे, मान लेते हैं कहाँ बैठ गए, तो बी पॉइंट पे बैठ गए सपोज। ठीक है, तो बी पॉइंट पे बैठने के बाद बी पॉइंट कैसा होगा? रेस्ट पे। अब मुझे कोई ये बताएगा कि पॉइंट ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में किधर नजर आएगी? डायरेक्शन बी पे बैठने के बाद पॉइंट राइट में। वेलोसिटी किधर नजर आएगी? एक्स डायरेक्शन में आएगी, राइट में। क्या राइट में नजर आएगी? और क्या ये एंगल 90 होगा 100%? यस सर। क्यों 90 होगा? बी पे बैठने के बाद ए की जो वेलोसिटी है, बी पे बैठने के बाद ए की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन लाइन ए बी के परपेंडिकुलर क्यों होगा? सर क्योंकि सर रोटेशनल मोशन है, सो लोग ये कह सकते हैं कि वहां पे हम लोग एक सर्कुलर पाथ बना सकते हैं उस पॉइंट का मोशन, और ऐसे इस टाइम पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके डायरेक्शन के लिए, और ठीक है, ठीक है, वो देखो 90 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो जिसको फील हो रहा है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो चल रहा है वो बहुत कॉमन सेंस चल रहा है। बट जिनको नहीं फील हो रहा है उनको समझाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। बेसिकली है क्या, पॉइंट बी पे बैठने के बाद पॉइंट ए ना तो बी के पास आएगा और ना ही बी से दूर जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डी फिक्स रहेगा। अब डिस्टेंस डी फिक्स है और पॉइंट ए मूविंग है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पॉइंट ए की वेलोसिटी ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हो। राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द केस, बट 90 डिग्री होना वो एंगल बहुत जरूरी है। 100% वो एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है, इस लाइन का रोटेशन का ओमेगा क्या लिखोगे तुम? बताओ बताओ मुझे। तो क्या ऐसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ VAB अपॉन डी हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B अपॉन D। बोलिए क्लियर है या नहीं क्लियर है? दिस इज ऑल्सो अ वे, अनदर वे फॉर कैलकुलेटिंग ओमेगा। सर ओमेगा नेगेटिव नहीं ले सकते? अरे यार, ओमेगा डायरेक्शन लिखेंगे उसका, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? हाँ मतलब वही सर, क्लॉकवाइज एंटी। ठीक है सर। सर अच्छा, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन एक ही तो है ना सर? सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन एक ही चीज है ना सर मतलब? अरे नहीं बेटा, एक ही चीज कैसे? अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो सर फिक्स है ना सर, तो सर सर्कुलर मोशन वही हो। हमें ये बोलना चाहिए कि दोनों काफी मिलते जुलते हैं, तो मैं कहूंगा यस, तुम कहोगे एक ही है तो मैं कहूंगा नो। मिलते सर्कुलर मोशन में सर कोई पॉइंट फिक्स कर लें तो रोटेशन हैं जो दोनों में कॉमन आएंगे। अगर हम एक पॉइंट फिक्स कर दें तो दूसरे पॉइंट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन ही नजर आएगा, तो हम लोग सर्कुलर मोशन में जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बट ये बॉडी का मोशन है, यहाँ पे हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बार बार ये दिमाग में बिठाओ। अब हम बॉडी के साइज पे भी डिपेंडेंट आएंगे। हो सकता है सर्कुलर डिस्क के लिए डिफरेंट आंसर आए, स्क्वायर डिस्क होगी तो उसके लिए अलग आंसर होगा, क्योंकि साइज भी मैटर करेगा यहाँ पे। मतलब सर सर्कुलर में जो है एक पॉइंट फिक्स हो था तब हो रहा था, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही रोटेट हो रहा है।
हाँ यस ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। और सर एक सर जो आपने सेकंड इक्वेशन लिखी है सर, हाँ, वहाँ पे d/2 क्यों नहीं लिखा सर? d/2 नहीं लिखा क्योंकि हम जैसे क्या है ना, b पे बैठो, b पे बैठ के a की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो d से ही तो डिवाइड करोगे। नहीं सर, जो सेकंड इक्वेशन है जब आपने मार्क किया है सेकंड, हाँ, सर वहाँ पे सर d/2 क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा d/2 नहीं लिखेंगे। अगर तुम d/2 लिख रहे हो मतलब कि तुम सेंटर वाले पॉइंट को फिक्स करे दे रहे हो, ऐसा क्यों करोगे भाई? पूरी बॉडी रोटेट हो रही है ना, तो टोटल एंगल जो रोटेटेड आएगा वो दोनों की वेलोसिटी का सम बनेगा ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। तुम्हें इससे नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो इससे समझ लो अभी, और क्या बोल सकता हूँ मैं, विजुलाइज करने का खेल है थोड़ा सा। तुम यस ये सर ठीक है, यस सर समझ, पॉइंट लगा दो अभी, और क्या बोलूं इसके अलावा। यस सर समझ गया। देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करो। सपोज ये एक रिजिड रॉड है, इसका लेंथ है 2 मीटर, पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये स्लिप हो रही है। इस तरह से स्लिप हो रही है कि पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और किसी टाइम पे यहाँ वाला एंगल 37 डिग्री बन रहा है। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है। फाइंड ए पार्ट में वेलोसिटी ऑफ एंड ए, और बी पार्ट में ओमेगा रॉड। बताइए, देखिए करिए। 9 पॉइंट ए का वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये एंगल 37 है तो इसका मतलब है कि इधर वाला एंगल 53 होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग ये लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन ए एंड बी शुड बी 0। कहने का मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो अलोंग द रॉड है वो सेम होने चाहिए। तो अलोंग द रॉड बताओ, अलोंग द रॉड बी का कितना कंपोनेंट होगा, और अलोंग द रॉड ए का कितना कंपोनेंट होगा? तो ए का कंपोनेंट होगा वी ए कॉस 53, और बी का कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ इसका आएगा वी बी कॉस 37। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से वी ए कॉस 53 इज इक्वल टू वी बी यानी कि 10 कॉस 37। तो ये हो जाएगा वी ए इंटू कॉस 53 कितना होगा 3/5, और कॉस 37 यानी 4/5। तो यहाँ से हमको वी ए तो मिल गया, वी ए की वैल्यू आ गई 40/3 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर। अब इसके बाद रॉड का जो ओमेगा है, रॉड का जो ओमेगा है वो इनके कौन से कंपोनेंट्स की वजह से है? रॉड का जो ओमेगा है वो कौन से कंपोनेंट्स की वजह से है? तो रॉड का जो ओमेगा है वो दूसरे कंपोनेंट्स की वजह से है। तो वी ए का कंपोनेंट इधर आएगा वी ए साइन 53, और वी बी का इधर कंपोनेंट आएगा 10 साइन 37। अब तुम ये बताओ कि क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को ओमेगा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? ओमेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम में है या अपोजिट है? ओमेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम डायरेक्शन में है ना। बोर्ड कर रहे हैं। तो ये होगा वी ए साइन 53
एंड प्लस 10 साइन 37 एंड डिवाइडेड बाई एल, एल यानी कि 2 मीटर। तो ये वैल्यू रखो कितनी आती है? 58/6 हाँ, मेरे पास जो आंसर है वो 25/3 है। 25/3 नहीं आ रहा है? बताइए। मेरे पास जो आंसर है वो 25/3 है। आ रहा है या नहीं आ रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में भी करना वैसे ही है ऑलमोस्ट। अगर हम इनके कंपोनेंट्स लें तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बनेगा 3v/2 cos बीटा, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा 2v cos 60। तो अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि 2v cos 60 मस्ट बी इक्वल टू 3v/2 cos बीटा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ रहा है cos इनवर्स 2/3। बीटा इज cos इनवर्स 2/3। एंड बी पार्ट में अगर हम इनके इधर वाले कंपोनेंट लेते हैं तो ये बन रहा है 3v/2 साइन बीटा, और ये बन रहा है 2v साइन 60। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों जो है वो ओमेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलोसिटी तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ओमेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। बताइए, ये बात विजुलाइज होती है क्या सभी को? तो ओमेगा की वैल्यू बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, तो ये है 2v साइन 60 माइनस 3v/2 साइन बीटा, और अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस यानी 5 मीटर है। 5 ही लिख दो, छोड़ दो, ठीक है ना? जो भी आ रहा होगा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। बट जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ या नहीं, बताओ। सर बी वाले पार्ट में था, तुम इस तरह से विजुलाइज करो कि ऐसे सोचो कि अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो गई होती तो क्या बॉडी रोटेट होती? अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होती, मान लो ये भी v1 होती और ये भी v1 होती, तो क्या बॉडी के अंदर कोई ओमेगा होता? मतलब क्या ये लाइन जो ए बी लाइन है ये रोटेट होती? क्या नहीं घूमती v1 सेम होने पे? तो अगर ये v1 v2 है, मान लो ये v1 है और ये v2 है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कि v1 बड़ा है, तो v1 बड़ा होगा तो ये जो लाइन है ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि v1 बड़ा है और v2 छोटा है। तो कितना एंगल टिल्ट होगी वो हमें इसी से पता चलेगा, v1 माइनस v2 से। तो इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि मान लो b पे बैठ जाओ, तो b पे बैठने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? तो ये कंपोनेंट माइनस ये कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे पहले वाले केस में ऐड किया है, क्योंकि इसके लिए ये और ये अपोजिट है, तो ओमेगा इस तरह से है, तो इस केस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सर जो बड़ा है वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा ना? हाँ, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ओमेगा में यही पॉइंट है जो हमको डिस्कस करना था। ओमेगा को हम और भी डिस्कस करेंगे एक और तरीके से, बट जब ये चैप्टर लास्ट में पहुंचेगा तब। तो हो सकता है वो मेथड तुमको ज़्यादा अच्छा लगे, बट ये भी मेथड कोई ऐसा बुरा मेथड नहीं है, ठीक है ना?
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लूंगा पहले, तो वो तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ बताते जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि जैसे मान लो कि ये रॉड है और इस रॉड को हमने इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है। ठीक है, एल लेंथ का ये रॉड है। अब मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो क्या ये रॉड रोटेट होगी? बताओ। नो सर। नो सर। मूव करेगी सर, हाँ, सर। रोटेट थोड़ी। अरे मूव भी नहीं करेगी बेटा, तुम्हारा तो दिमाग ही पता नहीं कहाँ है, हिंज कर रखा है ना, तो कहाँ। अरे ये सर हाँ। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाएं तो क्या इस रॉड के अंदर रोटेशनल इफेक्ट आया या नहीं आया? यस सर आया। आया सर। रोटेशनल इफेक्ट आया। मतलब कहने का ये है कि फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। इस केस में रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, यहां हम बोल सकते हैं नो रोटेशनल इफेक्ट, और इस केस में बोल सकते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट, और रोटेशनल इफेक्ट इधर की तरफ है। ठीक है, चलो और बताना। फिर सपोज अब मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊं तो बताओगे कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेशनल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साइन। तो भाई अभी भी रोटेशनल इफेक्ट है, लेकिन अगर हम इसमें Sine। केस 2 और केस 3 को कंपेयर करें तो किस केस में रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा होगा? इन दोनों को कंपेयर करें तो सेकंड वाले में। सेकंड। इस केस में किसमें ज्यादा होगा रोटेशनल इफेक्ट? तो बोल सकते हैं ना कि इसमें ज्यादा होगा, यस सर। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसका मतलब जो रोटेशनल इफेक्ट है वो इस लाइन से फोर्स के बनाए हुए एंगल पे डिपेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, है या नहीं है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बहुत ही अच्छा है, अगर 90 डिग्री से कम है तो उसका रोटेशनल इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगला एक और बताना कि अगर मान लो हम इस फोर्स को यहाँ पे लगाते हैं, इसी परपेंडिकुलर फोर्स को, तो अब रोटेशनल इफेक्ट के बारे में क्या कहोगे? सर होगा, लेकिन सेकंड वाले केस से कम करेंगे अगर तो क्या होगा? सेकंड वाला ज्यादा होगा। तो ये वाला फोर्स वाला कम। भी ज्यादा है क्या भाई, है ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स जिस पॉइंट पे लगाया गया है उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो बातें हमारे सामने आई हैं, इन सारी बातों को हम कंपाइल कर दें तो हमारे पास टॉर्क का डेफिनेशन आ जाएगा, ऐसे समझ लो। ठीक है ना? तो इन डायग्राम्स को बनाने की जरूरत नहीं है, समझ तो लिया ही तुमने। तुम्हें ड्रॉ करना है तो तुम ये ड्रॉ करना है, ये जो नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हमने हिंज कर रखा है इसके अबाउट। ये हो गया ओ ओ डैश, देखना ध्यान से। इसके बाद ये एक पॉइंट पी है, ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया, और इस पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया एफ वेक्टर। तो हमको मालूम है कि इस एफ वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा कंपोनेंट का कोई काम नहीं है।
क्यों भाई, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस केस में? थीटा। तो अगर हम ये दोनों बातें, साइन थीटा, दोनों बातें कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने टॉर्क अबाउट ओ ओ डैश का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क का डेफिनेशन है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसका सिर्फ मॉड लें तो इसमें तुमको आइडिया लग जाएगा। मॉड इसका आएगा आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। अच्छा, आर एफ साइन थीटा लिखा तो है, बट इसको तुम्हें अप्लाई करने के लिए तुम इसको दो तरह से विजुलाइज कर सकते हो। या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज आर इंटू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या है? एफ साइन थीटा एफ परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा? क्यों भाई, फोर्स का एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है? तो ऐसे बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी के अंदर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एफ कॉस थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा क्या है? तो आर साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं आर परपेंडिकुलर, एंड पॉपुलरली ये इसको बोलते हैं आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ। और एफ परपेंडिकुलर क्या है? एफ परपेंडिकुलर है कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है। आर्म लेंथ अगर हमें लिखना है तो आर्म लेंथ लिखने के लिए हमको ये जो फोर्स की लाइन है इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखो, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? तो अगर हम इस ओ ओ डैश से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी आर साइन थीटा, जिसको हम लोग आर परपेंडिकुलर कह रहे हैं। तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी किससे? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। अब थोड़ी नेमिंग कर देते हैं इस डायग्राम की। ये वाला जो फोर्स है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। तो ये जो आर्म लेंथ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हिंज पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हिंज पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। ठीक है। और ये फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक बार नोट कर लो जितनी बातें हैं तुम्हारे सामने। किसी में डाउट है तो बताइए। सर हाँ, वो कहते हैं कि सर आर क्रॉस एफ लिखते हैं टॉर्क को सर, और सर एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते ना। हाँ, सर ये डायरेक्शन नहीं समझ आता है सर। डायरेक्शन समझना नहीं होता है। देखो, कोई भी पहली चीज तो तुम ये समझो कि जब कोई डेफिनेशन बनाई गई है, तुम ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये जो डेफिनेशन बनाई गई है ये आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में ये कैसे पता चला कि आर क्रॉस एफ बनानी चाहिए? क्योंकि डेफिनेशन के पीछे बहुत ज्यादा क्यों क्या कैसे नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से हम कोई एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं और आगे भी उसे ही फॉलो करते हैं। और कई सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे एक लॉजिक होता है जिसकी वजह से आर क्रॉस एफ लिया है। अब यहाँ पे आर क्रॉस एफ क्यों लिया है, उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि तुम मुझे इस डायग्राम को देख के ये बताओ कि ये फोर्स इस बॉडी को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आर वेक्टर मैंने ये लिया है, ठीक है, और एफ वेक्टर ये लिया है। तो अब ये बताओ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे आएगा? आर क्रॉस एफ से एंटी क्लॉकवाइज आएगा या एफ क्रॉस आर से एंटी क्लॉकवाइज आएगा? ग्रीन नहीं विजिबल है। हाँ? क्या पूछ रहे हो बताइए। आर क्रॉस एफ लेंगे कि एफ क्रॉस आर लेंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? तो हम राइट हैंड थंब रूल में जो अपनी फिंगर्स हैं उनको आर से एफ की तरफ ले जाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, इसलिए आर क्रॉस एफ लिया है। अगर क्लॉकवाइज होता तो एफ क्रॉस आर ले लेते।
बताओ, जो डाउट पूछा क्लियर है या नहीं? सर ये तो सेम वैसे ही है ना, जैसे v इक्वल्स टू r ओमेगा हम लोग ने लेते हैं हमेशा। हाँ तो वो भी तो मतलब ऐसे ही डिराइव होता है, उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही करते हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इस वजह से। देखो जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ये सोच के बनाई गई है कि जो जो बातें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो उस रोटेशनल इफेक्ट में कौन कौन सी बातें जो है वो डोमिनेट कर रही हैं। तो देखा गया भाई, एक तो ये बात डोमिनेट कर रही है कि ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगाया हुआ है, और फिर दूसरी ये बात डोमिनेट कर रही है कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है। तो सिंपली ऐसे बोला गया कि टॉर्क जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है और टॉर्क जो है एफ साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो जब ये दोनों बातें कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लिया? नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे direction of torque vector can be found using cross product of r vector and f vector। ठीक है ना? और ब्रैकेट में लिख देना, और सिंपली by visualizing sense of rotation of body due to applied force। मतलब दोनों तरीके हैं, चाहो तो तुम r क्रॉस f लगाओ, तो r क्रॉस f का डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा? क्या r क्रॉस f जो है वो आउटसाइड बनेगा या नहीं बनेगा? तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटसाइड होगा, टॉर्क इज आउटसाइड। अगर हमें लिखना होगा तो हम इसको आउटसाइड लिखेंगे, तो आउटसाइड बोलो इसको या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, दोनों ही चल जाएंगे। बट अगर कभी कैलकुलेट करना होगा, आई कैप जे कैप के कैप लिखना होगा, तो आउटसाइड के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है? देन सेकेंड पॉइंट में जरा मुझे एक बात ये बताना, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर मैंने कई सारे फोर्सेस लगाए हैं। सपोज इधर की तरफ है F1, इधर की तरफ है F2, इधर की तरफ है F3, इधर की तरफ है F4 और इधर की तरफ है F5। ठीक है, ये सारे फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं, और ये है इधर की तरफ है सपोज पॉइंट O। तो जरा बताओगे कि अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O जो ये फोर्सेस हैं, इनके टॉर्क के डायरेक्शन क्या है? F1 के टॉर्क का क्या डायरेक्शन है? F2 के टॉर्क का क्या डायरेक्शन है? F3 के टॉर्क का क्या डायरेक्शन है? F4 के टॉर्क का क्या डायरेक्शन है? और F5 के टॉर्क का क्या डायरेक्शन है? सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन बताने, एंड सिंपली तुम्हें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आंसर करना है। समझ लो कि इस चैप्टर का सबसे चैलेंजिंग काम यही है, और सबसे आसान भी है समझ में आ जाए तो। वो अभी तो मैं समझा ही दूंगा, बट फ्यूचर में भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चला 2 दिन बाद फिर पूछ रहे हो कि सर डायरेक्शन कैसे आया। तो इसलिए अभी एकदम क्लियरली समझ लेना। बताएगा कोई? सारे डायरेक्शन का सिंपली मतलब ये है कि तुमको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर पॉइंट O पे हम बॉडी को हिंज कर दें, पॉइंट O के अबाउट कैलकुलेट करने का मतलब है कि पॉइंट O पे हम बॉडी को हिंज कर देने वाले हैं, समझना। यानी बॉडी जो है वो पॉइंट O के अबाउट रोटेट हो सकती है।
अब अगर हम F1 लगाएंगे तो F1 की वजह से किधर रोटेट होगी, F2 की वजह से किधर रोटेट होगी, F3 की वजह से किधर होगी, F4 की वजह से किधर होगी और F5 की वजह से किधर होगी। दो ही ऑप्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। सर सारे क्लॉकवाइज सारे फोर्सेस अलग अलग टाइम पे लग रहे हैं ना सर? एक साथ लग रहे हैं, टाइम पे मतलब नहीं लग रहे हैं, बट हम जो डायरेक्शन लिखते हैं वो हर एक फोर्स को इंडिविजुअल मान के लिखते हैं। यानी F1 का लिखोगे तो बाकी सबको भूल जाओ, F2 का लिखोगे तो बाकी। बॉडी घूम रही है या नहीं घूम रही है इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि F1 का डायरेक्शन क्या है। F1 क्लॉकवाइज Clockwise देगा। हाँ, F1 क्लॉकवाइज Clockwise। टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है। F2 Clockwise। F2 भी क्लॉकवाइज F2 भी क्लॉकवाइज, ठीक है। और F3 भी क्लॉकवाइज F3 F4 F3 F4 दोनों F3 F4 क्लॉकवाइज, F5 सारे एंटी क्लॉकवाइज। सारे ही क्लॉकवाइज। उनको सारे ही क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, तो थोड़ा फिर से जरा ध्यान से देखो। फिर F3 F4 और F5 एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होंगे ना। क्योंकि अगर मेरे जैसा समझाने वाला और तब तुम नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत है फिर तो। F3 किधर है, F3 का टॉर्क। तुम सिंपली ये सोचो, O पॉइंट पे हमने बॉडी को हिंज किया हुआ है और सिर्फ F3 लगाया है, तो F3 लगाने से बॉडी किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे थे? और F4 की वजह से वो भी एंटी हो जाएगा, एंटी, और F5 भी एंटी क्लॉकवाइज, और F5 वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। किसी को डाउट है बताओ इसमें, ये जो काम किया है बोलो, क्योंकि तुम आगे डाउट पूछोगे तो मैं कहूंगा कि वापस यही पॉइंट देखो जाके, बस ऐसे समझ लो कि पूरा चैप्टर का हार्ट है ये। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बताइए। पॉइंट ए के अबाउट अगर बोले तो, पॉइंट ए नहीं, इधर पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है, ये है पॉइंट ए। अबाउट ए बताओ, और एक बार ध्यान से देख लो। F1 क्लॉकवाइज, पॉइंट ए के अबाउट, F1 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। F2 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, F3 क्लॉकवाइज, F3 क्लॉकवाइज और यस सर, F4 भी क्लॉकवाइज, F4 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। F5 एंटी क्लॉकवाइज। F5 एंटी क्लॉकवाइज। उनको आसान लग रहा है ये काम, ये बताओ बस। यस सर, Yes, sir. भूलना मत, Yes, sir. इतनी मेरे ऊपर कृपा कर देना कि भूलना नहीं इसको। शुक्ला जी तुम स्पेशली, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, नोट करना है तो। And next point is equilibrium of bodies, ठीक है। इक्विलिब्रियम देखा जाए तो इक्विलिब्रियम भी अब दो टाइप का बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग मोशन अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का हो सकता है। एक इक्विलिब्रियम है जो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है, बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, बोलो, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉडी जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, दिस इज पॉसिबल। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में हो। मतलब ऐसे देखा जाए तो चार केस बनेंगे, बॉडी में दोनों इक्विलिब्रियम है
दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम है और चौथा केस दोनों ही इक्विलिब्रियम नहीं है। बताओ, तो टोटल जो है वो 4 केस बनेंगे। मतलब हमारे सामने जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 4 केस के आने वाले हैं, इन 4 के ही। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम नहीं है, सब अगर हम लोग मिला दें। ठीक है? तो देखो एग्जांपल से ही समझते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, बताना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है, m मास l लेंथ का ये एक रॉड है, और इस रॉड को हमने 2 सपोर्ट्स पे रखा हुआ है, जिसमें से एक सपोर्ट इधर से l/4 पे है और एक सपोर्ट कॉर्नर पे है। तो जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा n1 और यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा n2, ये दोनों नॉर्मल इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? तो भाई क्या लगता है, दोनों नॉर्मल इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? इक्वल होंगे। चलो नहीं मालूम है, खैर तो चलो हमें निकालना यही है, n1 n2 निकालना है, और रॉड इक्विलिब्रियम में है। रॉड सीधा सीधा रखी हुई है दोनों सपोर्ट्स पे। तो कौन कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम है? कौन कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल भी सर है दोनों है। और रोटेशनल भी है। ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। ठीक है, वेरी गुड। चलो करो, देख लो इसको, अगर कोई डाउट है तो। देखो सबसे पहले क्या करो, रॉड के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको केयरफुली दिखाओ। तो रॉड के ऊपर 3 फोर्सेस हैं, ठीक है? एक है n1, एक है n2 और एक है रॉड के सेंटर पे लगने वाला mg। अब जैसे कि तुमने कहा कि दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या ऐसे बोल सकते हैं कि n1 प्लस n2 जो होगा वो mg के बराबर होगा? क्यों भाई? और अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस के जो टॉर्क हैं वो 0 होने चाहिए। लेकिन ये है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो हम अप्लाई करते हैं तो हमें वो पॉइंट जरूर डिफाइन करना होगा जिसके अबाउट हम टॉर्क लेने वाले हैं, और वो पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम है तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया, पॉइंट O। तो यूजिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट O, तो अब जरा मुझे ये बताओ अबाउट O n1 का टॉर्क कैसा है, कितना है और कैसा है? 0। अच्छा, mg का टॉर्क कितना है? तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क निकालने के लिए हमें चाहिए होता है mg इधर लग रहा है और mg के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg l/2। तो ये हो जाएगा mg इंटू l/2। और कैसा लिखना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ठीक है। और n2 का टॉर्क बताओ, n2 का कितना होगा? n2 का टॉर्क, तो n2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन से l/4। डिस्टेंस कितना है? तो ये हो जाएगा n2 इंटू 3l/4। और कितना लिखेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक फोर्स अप है एक फोर्स डाउन है, तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हो। वैसे यहाँ भी एक टॉर्क क्लॉकवाइज है और एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो ये आएगा mg इंटू l/2 इक्वल टू n2 इंटू 3l/4। तो यहाँ से तुम्हें n2 मिल जाएगा, कितना मिलेगा? n2 मिलेगा 2mg/3। अब n2 2mg/3 है, तो इसका मतलब n1 जो होगा वो mg/3 हो जाएगा बस।
तो ये n1 n2 की वैल्यूज हो गई। देखो क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो रोटेशन में इतना ही रखते हैं आज, बाकी फिर और एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी और।